जिसका कि कोड C302 है, उसके चैप्टर 4 डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ पार्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, हमें देखना है कि टेंशन मेंबर किसे कहते हैं। मेंबर्स कैरिंग टेंशन फोर्स आर कॉल्ड टेंशन मेंबर्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे अवयव जिनमें तनाव बल आता है, तनाव बल लगता है, उन्हें तनाव अवयव या टेंशन मेंबर्स कहते हैं। टेंशन मेंबर इज ऑल्सो नोन एज टाई। टेंशन मेंबर को टाई भी कहते हैं, टाई बार भी कहते हैं। ऐसे मेंबर जिनमें जो प्रीडोमिनेंट फोर्स है वो टेंशन का होता है, जिनका डिजाइन जो है, डिजाइन गवर्न करने का जो फैक्टर है वो टेंशन फोर्स होता है। ऐसे मेंबर को टेंशन मेंबर कहते हैं। ये हम देख रहे हैं टेंशन मेंबर के दोनों सिरों पे पुल फोर्स लगता है, यानी कि बल इसको खींच रहा है और फोर्स जो है वो सीजी पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ये मेंबर को एलोंगेट करेगा या लंबा करेगा। तो ऐसे मेंबर्स टेंशन मेंबर कहलाते हैं। टेंशन मेंबर्स आर यूज्ड एज मेंबर्स इन ट्रस। टेंशन मेंबर जो होते हैं वो ट्रस में अवयव के रूप में काम आते हैं। ट्रस के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो टेंशन मेंबर्स होते हैं। छत कैची या ट्रस के कुछ मेंबर्स में कंप्रेशन फोर्स आता है, कुछ में टेंशन फोर्स आता है। तो जिन मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स आता है उन्हें टेंशन मेंबर्स कहते हैं। एंड एज ब्रेसिंग मेंबर्स इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है ये ब्रेसिंग मेंबर्स के तौर पे लगाए जाते हैं। एज सस्पेंडर्स इन सस्पेंशन ब्रिज होते हैं जो, उनमें ये सस्पेंडर्स जो मेंबर्स हैं जिनको सस्पेंडर्स कहते हैं, उनमें टेंसाइल फोर्स आता है। और केबल स्टेड ब्रिज में जो केबल्स होती हैं, यानी कि जो रोप्स और केबल्स होती है स्टील की, उनमें भी टेंशन आता है, इसलिए उन्हें टेंसाइल मेंबर या टेंशन मेंबर कहते हैं। उसके बाद में वायर्स और केबल्स, रॉड और बार्स, सिंगल और डबल स्ट्रक्चरल सेक्शंस एंड बिल्ट अप सेक्शंस में भी यूज्ड एज टेंशन मेंबर। यानी कि टेंशन मेंबर बनाने के लिए कौन से क्रॉस सेक्शन काम लिए जा सकते हैं? वायर्स, केबल्स, रॉड, बार्स, सिंगल रोल्ड स्टील सेक्शंस या डबल रोल्ड स्टील सेक्शंस या बिल्ट अप सेक्शंस, ये सभी एज ए टेंशन मेंबर यूज किए जा सकते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग, tubular sections are being widely used in roof truss and towers. वेल्डिंग का यूज काफ़ी बढ़ गया है, अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग अब की जा सकती है। इस कारण से अब होलो या ट्यूब सेक्शन भी काफ़ी यूज होते हैं एज ए टेंशन मेंबर रूफ ट्रस में और टावर्स में। उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं टेंशन मेंबर के, फोटोग्राफ्स हैं। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें रूफ ट्रस या टीन शेड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, और उसके बाद में इनमें जो टाइल्स लगी होती है वो टेंशन मेंबर है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ब्रेसिंग्स हैं, ये ब्रेसिंग्स के अंदर ये टाइल्स हैं जिसमें टेंशन मेंबर आता है। और केबल स्टेड ब्रिज है, फिर ये ब्रिज ट्रस है, सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें ये सस्पेंडर्स होते हैं, उनमें टेंशन फोर्स आता है। और रूफ के अंदर पर्लिन के ऊपर जो ये ज्वाइन करने के लिए पर्लिन को जो सैग रॉड लगाई जाती है उसमें भी टेंसाइल फोर्स आता है, इस कारण से वो भी टेंशन मेंबर कहलाता है। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं टेंशन मेंबर के। उसके बाद में है टेंशन मेंबर के टाइप्स, सेक्शन कौन से यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन विच कैन बी यूज्ड एज टेंशन मेंबर। वायर्स
या स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड होता है वायर को आपस में लपेट कर या ज्वाइन करके जो बनाया जाता है उन्हें स्ट्रैंड कहते हैं। राउंड बार यानी कि सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर बार यानी कि सॉलिड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्यूब या होलो सर्कुलर सेक्शन, होलो सेक्शन रेक्टेंगल या स्क्वायर, सिंगल एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन। और दो एंगल को इस तरह से रखा है जिसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये लेसिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। लेसिंग सिस्टम जो होता है वो लिटरल सिस्टम, लिटरल मेंबर हैं जो कि दो अलग अलग मेंबर्स को आपस में बांधने का काम करता है ताकि वो एक ही मेंबर की तरह फोर्स को रजिस्ट करे। यहाँ पे और भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन हैं। 4 एंगल को इस तरह से लगाया है, फिर यहाँ पर एंगल और प्लेट्स को लगाया हुआ है, ये सारे बिल्टअप सेक्शन कहलाते हैं। और हैवी रोल्ड सेक्शंस, थ्रेडेड राउंड बार, फ्लैट बार और राउंड स्ट्रैंड रोप, लॉक्ड कॉइल रोप, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि टेंशन मेंबर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में नेट एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। इसके पहले हम लोग एक बार कोड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे IS 800 कोड है हमारे पास में, इसका ये चैप्टर 6 है। IS 800 2007 जो स्टील का कोड है उसमें चैप्टर 6 में ये चीज गिवन है। भारतीय मानक IS 800 2007, इसमें चैप्टर 6 यानी सेक्शन 6 में डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर गिवन है और जो कि पेज नंबर 32 पर है। तो ये सेक्शन 6 कोड का चैप्टर 6 है जिसमें टेंशन मेंबर को बताया गया है बारे में। तो यहाँ पर पहले टेंशन मेंबर को डिफाइन किया हुआ है। टेंशन मेंबर्स आर लीनियर मेंबर्स इन विच एक्सियल फोर्स एक्ट टू कॉज एलोंगेशन, यानी कि ऐसे मेंबर जिनमें ऐसे लीनियर मेंबर यानी कि जिनकी क्रॉस सेक्शन की तुलना में लंबाई ज्यादा होती है उन्हें लीनियर मेंबर कह रहे हैं। और एक्सियल फोर्स उसमें लगता है यानी कि उनके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में CG पर फोर्स लगता है और जो कि उन मेंबर्स में उनको स्ट्रेच करे या उनका एलोंगेशन करे, ऐसे मेंबर को टेंशन मेंबर कहते हैं। ऐसे मेंबर such members can sustain load up to ultimate load at which strain they may fail by rupture at a critical strain, यानी कि टेंशन मेंबर जो है वो अल्टीमेट लोड तक लोड को रजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि चरम बल तक, चरम यानी यील्डिंग लोड के भी आगे फ्रैक्चर लोड तक जो है ये लोड को रजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इनका रप्चर होकर फेलियर हो जाता है। However, if the gross area of the member yields over a major portion of its length before rupture load is reached, the member may become non-functional. हालांकि अगर किसी मेंबर के किसी पार्ट में, लंबे पार्ट में यील्डिंग होने के कारण मटेरियल में जो है एलोंगेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मेंबर फंक्शनल नहीं रहता है, तो वो फेलियर माना जाता है। प्लेट्स एंड अदर रोल्ड सेक्शंस इन टेंशन में फेल बाय ब्लॉक शेयर, ये आगे हम पढ़ेंगे। ब्लॉक शेयर फेलियर भी होता है टेंशन मेंबर में। और टेंशन मेंबर में डिजाइन स्ट्रेंथ जो है कैसे, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन और
और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि फर्स्ट इसका फेलियर का क्या तरीका है कि मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन है, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन जो है वो यील्डिंग में फेल हो जाए, तो उसका यहाँ पे कोड में स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला भी गिवन है, TDG इक्वल टू AG FY अपॉन गामा M नॉट। AG है ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन का जो एक्चुअल एरिया, कंप्लीट एरिया। FY हो गया यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, और गामा M नॉट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर टेंशन फेलियर इन यील्डिंग। तो ये टेबल 5 में कोड में गिवन है, जिसकी वैल्यू 1.1 होती है। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, टेंशन मेंबर का फेलियर जो है रप्चर में भी हो सकता है किसी क्रिटिकल सेक्शन पर। तो इसके अंदर जब ये प्लेट के लिए ये जैसे फॉर्मूला गिवन है TDN इक्वल टू 0.9 ANFU अपॉन गामा M1, तो यहाँ पर AN जो है वो नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ मेंबर है। तो अभी हम इसको और आगे बाद में लेंगे, पर अभी यहाँ पर हमको देखना है कि नेट एरिया क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नेट इफेक्टिव एरिया क्या होता है, net area of tension member. If no holes are made in the tension member for its end connection, the gross sectional area is effective in resisting the tension. यदि टेंशन मेंबर का कनेक्शन बनाने के लिए एंड पे, उसके मेंबर के एंड्स पर कनेक्शन बनाने के लिए होल नहीं किया गया हो, तो उसका जो कंप्लीट एरिया, टोटल एरिया जो है वो ग्रॉस एरिया है उसका, वो इफेक्टिव माना जाएगा टेंशन रजिस्ट करने में। और अगर इफ एंड्स कनेक्शन इज मेड विद बोल्ट्स, होल्स आर मेड इन द मेंबर, अगर एंड कनेक्शन जो है टेंशन मेंबर का कनेक्शन बनाने के लिए बोल्ट का यूज किया है, तो होल करने पड़ेंगे मेंबर्स के अंदर। तो उस समय इफेक्टिव एरिया जो है वो होल के कारण कम हो जाएगा। होल्स का जो एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस एरिया माइनस होल का एरिया, तो तब हमें नेट एरिया मिलेगा, नेट इफेक्टिव एरिया। तो उस एरिया को नेट एरिया कहते हैं। In a plate or flat, if the holes are in a single line, the net sectional area is obtained by multiplying the net effective width BA with thickness. फ्लैट या प्लेट के में अगर सिंगल लाइन में बोल्ट लगाए गए हैं, तो नेट सेक्शनल एरिया जो है हमें कैसे मिलेगा, इफेक्टिव विड्थ इनटू थिकनेस मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। तो प्लेट की थिकनेस तो कांस्टेंट रहेगी, जो भी थिकनेस है। विड्थ में क्या होगा, कमी आएगी, बोल्ट होल के कारण जो है वो विड्थ में कमी आएगी। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लेट है, उसकी विड्थ B है, और इसमें 2 बोल्ट लगाई हुई है एक लाइन में। तो इसका जो एक सेक्शन AA पर जो है ये क्रॉस सेक्शन शो हो रहा है, जो कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। बोल्ट के कारण जो है, बोल्ट का अगर डाया D हो, तो बोल्ट होल जो है वो बोल्ट के डाया से थोड़ा बड़ा होता है, तो बोल्ट होल डाया है वो काम आएगा कैलकुलेशन में। तो बोल्ट होल डाया को D0 बोल रहे हैं, जो कि बोल्ट होल D से थोड़ा बड़ा होगा, और थिकनेस यहाँ पे सेक्शन की P है। तो विड्थ, इफेक्टिव विड्थ हमें क्या मिलेगी, B माइनस, इस पर्टिकुलर केस में हमारे को 2 बोल्ट मिल रहे हैं, तो 2 बार जो है D0 माइनस होगा। तो B इफेक्टिव इक्वल टू क्या मिलता है हमें, B माइनस ND0, जहां पर N जो है नंबर ऑफ होल्स है। अगर प्लेट की विड्थ में N होल किए हुए हैं तो B माइनस ND0, D0 जो है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है। अब नेट सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैट का क्या हो जाएगा, A नेट इक्वल टू BE इंटू T, यानी कि इफेक्टिव विड्थ इंटू थिकनेस। और ये जब केस में है, जब सिंगल लाइन में बोल्ट लगा है। और दूसरा केस बनता है, इधर हम फिगर में राइट साइड में देख रहे हैं, जिसमें स्टैगर्ड पिच में बोल्ट जो है जिगजैग लगे हुए हैं। इफ होल्स आर स्टैगर्ड एट क्लोज पिच,
the net effective area is obtained by multiplying the net effective width B with thickness T of the plate or flat. इसमें भी हमें जो है BE इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लेट की विड्थ एक्चुअल विड्थ जो है वो B है, और इसमें स्टैगर्ड पिच पे 4 बोल्ट लगी हुई है इस पर्टिकुलर केस में, और उसकी जो पिच है वो P है, और जो गेज है, पिच जो होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स जो होता है वो अलोंग द फोर्स डायरेक्शन, उसको पिच कहते हैं, और अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है 2 बोल्ट के बीच की, उसको गेज कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो पिच है वो P है और जो गेज है वो G है। तो इसका जो ये फॉर्मूला है नेट इफेक्टिव विड्थ निकालने का जो फॉर्मूला है ये कोड में भी गिवन है, और वो है BE इक्वल टू B माइनस ND नॉट प्लस N1 P स्क्वायर बाई 4G। ये क्या फॉर्मूला है? B एक्चुअल विड्थ हो गया, N नंबर ऑफ बोल्ट, यानी कि जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा फेलियर पैटर्न है इसका, कौन सी क्रॉस सेक्शन लाइन के अलोंग फेलियर हुआ है, उस पर नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं वो N है। D नॉट हो गया डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, और N1 जो है वो इंक्लाइंड स्टैगर्ड लाइन है, नंबर ऑफ स्टैगर्ड लाइन है। P जो है वो बोल्ट का ये पिच है, और G जो है वो गेज है। P जो है स्टैगर्ड पिच है, G गेज है, N नंबर ऑफ होल्स, N1 नंबर ऑफ इंक्लाइंड लाइंस बिटवीन द होल, D नॉट डायमीटर ऑफ द होल। अब अपने इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस पूरी सभी बोल्ट होल को लेते हुए अगर ये डॉटेड लाइन जो बनाई हुई है ये वाला अगर फेलियर क्रॉस सेक्शन एज्यूम करें तो हमें 4 बोल्ट मिलेगी और 1 2 3 इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। तो हमारा B नॉट कैसे बनेगा? N इक्वल टू 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो 4 है, और N1 यानी स्टैगर्ड लाइन वो 3 है। तो हमारा जो है ये B माइनस 4D नॉट प्लस 3P स्क्वायर बाई 4G बनेगा, और A नेट इक्वल टू हो जाएगा BE इंटू T। ये अभी फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इस पर हम भी इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 300 by 12 mm flat shown in figure. The holes are of diameter 17.5। यहाँ पर फिगर के अंदर हमें एक प्लेट गिवन है या फ्लैट गिवन है, इसका विड्थ 300 है और थिकनेस 12 mm है, 12 mm है, और इसके अंदर 1 2 3 4 बोल्ट लगी हुई है। पिच जो इसका जो है वो 40 mm है, और गेज जो है वो 60 mm है, और यहाँ पर हमने नंबरिंग करी हुई है अलग अलग क्रॉस सेक्शन देखने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर फेलियर पैटर्न इसका 1 2 5 6 अगर होता है 1 2 5 6 यानी स्ट्रेट लाइन, तो इसमें हमें 2 बोल्ट मिलेगी, कोई भी इंक्लाइंड लाइन नहीं आई है। तो हमारा जो B इफेक्टिव है वो क्या होगा? 300 एक्चुअल B माइनस ND नॉट, यानी कि 2 इंटू बोल्ट होल्ड आया 17.5 गिवन है, तो 300 माइनस 2 इंटू 17.5 ये हमें मिलेगा 265 mm नेट इफेक्टिव विड्थ। फिर हम दूसरा फेलियर पैटर्न एज्यूम करते हैं जिसके अंदर हमने एज्यूम किया 1 2 3 4 7, यानी कि पहले यहाँ से चले फिर नंबर 2 पे आए बोल्ट, फिर यहाँ एक इंक्लाइंड लाइन ली हमने 3, फिर बोल्ट नंबर 4 पे, और फिर सीधा चले गए 7 पे, यानी कि हमने ये फेलियर प्लेन एज्यूम किया है 1 2 3 4 7। तो इसमें हमें जो है नंबर ऑफ बोल्ट 3 मिल रही है और इंक्लाइंड लाइन 1 मिल रही है। तो हमारा BE इफेक्टिव विड्थ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल विड्थ 300 माइनस ND नॉट, यानी कि 3 बोल्ट आ रही है तो 3 इंटू 17.5 प्लस एक इंक्लाइन लाइन आ रही है तो 1 इंटू P स्क्वायर बाई 4G। P यानी कि पिच हमारे को 40 इसमें गिवन है 40, और 4G यानी G जो है वो 60 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 254.2 mm मिल रहा है।
जो कि पहले वाले से कम है। हमें जो है क्रिटिकल सिचुएशन देखनी है, यानी कि जिस पे हमें एरिया जो है नेट एरिया जो सबसे कम मिलेगा तो फेलियर पैटर्न उसके अलोंग होगा। फिर हमने एक पैटर्न और एज्यूम किया नेट इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने अब पहले 1 से चले 2 नंबर बोल्ट पे आए, 3 नंबर बोल्ट पे आए, फिर 4 नंबर बोल्ट पे आए, उसके बाद फिर इंक्लाइन लाइन से 5 नंबर बोल्ट पे आके फिर सीधा 6 नंबर। तो इस इंक्लाइन इस फेलियर पैटर्न के अंदर इस फेलियर प्लेन के ऊपर हमें 1 2 3 4 बोल्ट मिल रही है और 2 इंक्लाइन लाइन आ रही है। तो हमारा हो जाएगा बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ 300, बी एक्चुअल 300 माइनस 4 बोल्ट आ रही है 4 एन डी नॉट, यानी एन की वैल्यू 4 हो गई, डी नॉट की वैल्यू 17.5 प्लस 2, 2 इंक्लाइन लाइन है, दोनों के ऊपर जो है पी स्क्वायर बाई 4g की वैल्यू सेम है, पी दोनों में सेम है, जी सेम है, इसलिए पी स्क्वायर बाई 4g प्लस पी स्क्वायर 4/4g ऐड हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर बाई 4g। तो ये हमको मिल रहा है 243। तो इन तीनों फेलियर पैटर्न के अंदर जो है मिलाकर हमने देखा कि जो सबसे कम एरिया या विड्थ हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है 1 2 3 4 5 6 पे, और नेट एरिया जो मिनिमम मिलेगा वो इसी क्रॉस सेक्शन पे मिलेगा। तो विड्थ इफेक्टिव विड्थ इनटू थिकनेस ये करेंगे तो हमें मिनिमम नेट एरिया मिलेगा, यानी कि इसका फेलियर पैटर्न इस प्लेन के अलोंग हुआ 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया फॉर गिवन प्लेट ऑफ साइज 210 इंटू 8 mm एंड 16 mm बोल्ट। यहाँ पर ये हमें जो एक प्लेट नजर आ रही है जिसकी विड्थ जो है 210 mm है और उसके अंदर M16 यानी कि 16 mm डायमीटर के बोल्ट लगे हुए हैं जो कि चैन बोल्टिंग है, चैन फॉर्म में है। इस तरह के जब बोल्ट सीधी लाइनों में लगे होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में होते हैं, तो इसको चैन बोल्टिंग बोलते हैं, जिसमें पिच की वैल्यू 50 है और गेज की वैल्यू भी 50 है। 30-30 जो है ये एज डिस्टेंस कहलाता है, और ये जो पीछे जो इसका जो कनेक्शन बनाया हुआ है वो गजेट प्लेट से है। गजेट प्लेट जो ऐसी प्लेट होती है जो टेंशन में जो मेंबर्स को जोड़ने के लिए काम आती है, एंड कनेक्शन बनाने के लिए। तो चैन बोल्टिंग के अंदर जो है हमें क्रॉस सेक्शन कोई सा भी लेंगे, इसमें इंक्लाइंड लाइन नहीं जाती है, क्रॉस सेक्शन हमेशा सीधी लाइन पर ही रहेगा। तो कोई सी भी क्रॉस सेक्शन लिया जाए सभी पर जो है नंबर ऑफ बोल्ट की संख्या 4 आएगी, और इफेक्टिव विड्थ बी ई इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट, और नेट एरिया मिलेगा हमें बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। 16 mm की बोल्ट के लिए जो बोल्ट होल डाया होता है वो 18 mm होता है। ये हमें कोड में गिवन है चैप्टर 10 के अंदर। तो बी 210 माइनस 4 इंटू 18 इंटू 8, तो यहाँ से हमें जो है 1104 मिलीमीटर स्क्वायर ये हमें इसका नेट एरिया मिलेगा। इसमें एक ही फेलियर पैटर्न या फेलियर प्लेन मिलेगा, इसलिए इसमें अलग से कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा पैटर्न दे रखा है डिटरमाइन, ये अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया फॉर गिवन प्लेट ऑफ साइज 210 इंटू 8 mm एंड 16 mm बोल्ट। प्लेट 210/8 वही है, और इसमें अब स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड बोल्टिंग करी हुई है, जिगजैग बोल्टिंग करी हुई है, और स्टैगर्ड पिच जो है वो भी अलग अलग दो दे रखे हैं 45 और 40, और स्टैगर्ड गेज जो है वो 50 है, 30 जो है इसका गेज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस है। तो इसके अंदर हमें अलग अलग फेलियर पैटर्न फेलियर प्लेन लेने पड़ेंगे। उसके बाद में सभी पे इफेक्टिव विड्थ और नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम होगा वो हमारे को फेलियर पैटर्न देगा और वो ही हमारे को काम आएगा। तो स्टैगर्ड लेंथ करेक्शन पी स्क्वायर बाई 4g ये होता ही है। पाथ AB एंड FG,
ए बी और एफ जी दोनों पे अगर सीधा पाथ लिया जाए, फेलियर पैटर्न को सीधा एज्यूम करा जाए, तो ए बी हो सकता है या एफ जी हो सकता है। तो दोनों पे कैलकुलेशन सेम आएगी। नेट एरिया क्या मिलेगा हमें, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। 16 mm की बोल्ट है, तो इसलिए बोल्ट होल जो होगा डाया जो होगा, बोल्ट होल डाया 18 mm का होगा। बी एक्चुअल जो है 210 माइनस एन डी नॉट, दोनों पे ए और बी करें चाहे एफ सी करें तो उस पर 2 बोल्ट आ रही है। थिकनेस हो गई 8 mm। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 1392 mm स्क्वायर। फिर दूसरा फेलियर पैटर्न अगर एज्यूम करते हैं, पाथ सी डी ई, पाथ सी डी ई यानी कि बीच में सीधा वाला पाथ जिसपे 3 बोल्ट होल आ रही है। तो 210 वही बी माइनस एन डी नॉट इंटू थिकनेस, 210 माइनस 3 इंटू 18 इंटू 8, ये मेरे को मिल रहा है 1248, जो कि उससे काफी कम है। नेक्स्ट पाथ हमने जो एज्यूम किया अब है ए सी डी ई, ए सी डी ई यानी कि ए से तिरछी लाइन गई पहले सी पे, उसके बाद सीधा चला गया। इस पे हमें 1 2 3 4 बोल्ट मिल रही है और एक इंक्लाइन लाइन आ रही है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी स्क्वायर बाई 4g। ये हमें को मिलेगा इफेक्टिव विड्थ इनटू थिकनेस करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। तो बी है 210, 4 बोल्ट आ रही है, तो एन डी नॉट 18, 16 की बोल्ट है इसलिए बोल्ट होल डाया हो गया 18। तो बी माइनस एन डी नॉट यानी 4 इंटू 18 प्लस एक इंक्लाइन लाइन है, तो उसका जो स्टैगर्ड पिच है वो 45 आ रहा है इस पे ए से लेके सी तक। तो 4 स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 4g। इस पे गेज 50 का है, तो ये करेंगे बी इफेक्टिव आएगा इंटू थिकनेस करेंगे 8 mm, तो हमें मिल रहा है 1185 1185 मिलीमीटर स्क्वायर। ये काफी कम है। फिर पाथ एफ सी डी ई यानी कि ए की बजाय अब हमने पाथ को एफ से स्टार्ट किया है, तो वही बात रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो है पिच, स्टैगर्ड पिच की वैल्यू अलग है, तो इसमें एरिया फिर अलग आएगा। तो हमने पाथ एज्यूम करा है एफ से सी इंक्लाइन लाइन चलेगी, फिर सी के बाद में डी ई सीधा चलेगी। तो इसमें 4 बोल्ट आ रही है और एक इंक्लाइन लाइन आ रही है। तो एम बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी स्क्वायर बाई 4g। तो बी इसका एक्चुअल विड्थ है 210, 4 बोल्ट आ रही है, 4 इंटू 18, डी नॉट की वैल्यू 18 है, प्लस 4 पी स्क्वायर बाई 4g इसके अंदर। अब पी चूंकि पिच जो है वो 40 है और 4g जो है वो g की वैल्यू 50 है, तो वही हमें इसलिए उससे भी कम मिल रहा है 1168। उसके बाद में हम पाथ अगर ए सी जी लेते हैं, ए सी जी यानी कि पूरा ही ऐसे इंक्लाइन जा रहा हो, या फिर एफ सी बी लेते हैं, तब भी हमें दोनों में बराबर मिल रहा है। एक बार अब इसमें 2 इंक्लाइन लाइन आ रही है, 3 बोल्ट आ रही है, तो इसका नेट एरिया क्या मिलेगा, बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी स्क्वायर बाई 4g, P1 स्क्वायर बाई 4g प्लस P2 स्क्वायर बाई 4g, क्योंकि दोनों इंक्लाइन लाइन के ऊपर P की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो एक बार 45 है, दूसरी बार 40 है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिया है। बी माइनस एन डी नॉट प्लस P1 स्क्वायर बाई 4g प्लस P2 स्क्वायर बाई 4g इनटू फिर थिकनेस करेंगे तो हमें इफेक्टिव एरिया मिलेगा। तो इसमें 3 बोल्ट आ रही है, नंबर बोल्ट होल्ड है 18 का है, और 2 इंक्लाइन लाइन आ रही है, तो इस कारण से एरिया वापस ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। पी स्क्वायर बाई 4g फैक्टर जो है वो प्लस में होता है, तो इस कारण से ये 1393 आ रहा है, 1393 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हमें ज़्यादा मिल रहा है। और नेक्स्ट एफ सी जी, इस बार हमने ऐसे पैटर्न लिया है एफ सी और जी, यानी कि इंक्लाइन लाइन एक बार इधर आई लेफ्ट को, फिर वापस राइट को गई। तो इसमें क्या हो रहा है, 210 माइनस एन डी नॉट 3 बोल्ट आ रही है, प्लस अब चूंकि इंक्लाइन लाइन दोनों पे पी की वैल्यू सेम है, एक इसी पे इंक्लाइन लाइन आ रही है 45 और 40 पर ही आ रही है, 40 पर ही आ रही है, तो 2p स्क्वायर बाई 4g कर दिया है। इसमें भी हमें 1376 मिल रहा है, 1376। तो इस प्रकार हमने देखा सभी फेलियर पैटर्न देने के बाद भी हमें सबसे कम एरिया जो है, नेट एरिया सबसे कम जो है एफ सी डी ई पे मिल रहा है, एफ सी डी ई। तो ये ऐसा बात है जिसपे नंबर ऑफ बोल्ट तो ज्यादा है, लेकिन इंक्लाइन लाइन कम से कम होनी चाहिए, स्टैगर्ड लाइन कम से कम। मिनिमम नेट एरिया फॉर पाथ एफ सी डी 1168। Note that the minimum net area occurs at a path which has maximum number of hole and minimum number of staggers.
तो ये इस प्रकार से हमने नेट एरिया कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल्स देखे हैं, और इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। रीडिंग्स और रेफरेंस के लिए आप लोग ये देख सकते हैं IS 800/2007 जो कि भारत सरकार का कोड है। फिर बुक्स का यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया हुआ है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, लिमिटेड स्टेट डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर बाय KS साईराम, पियर्सन पब्लिकेशन की है। लिमिटेड स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय SK दुग्गल, मैकग्रा हिल। लिमिटेड स्टेट डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर का SK दुग्गल और मैकग्रा हिल से, और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय SS भावीकट्टी, IK इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। इसके आगे इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टेंशन मेंबर का।